जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे कक्षा 7 की बुक जो कि हमारा राजस्थान के नाम से जानी जाती है। कक्षा 7 की बुक में हमने आज से पहले यानी इस सेशन से पहले कौन कौन से सेशन देख लिए। हमने आज की वीडियो से पहले यानी आज के सेशन से पहले हमने कुछ 5 चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि जुड़ा हुआ है अपने वन और वन्यजीवों से, और चैप्टर नंबर सेकंड जो कि जुड़ा हुआ ऊर्जा संसाधन और खनिज संसाधन से, और चैप्टर नंबर थर्ड जो कि कृषि और सिंचाई साधनों से जुड़ा, चैप्टर नंबर फोर्थ जो कि कृषि और विपणन से जुड़ा, चैप्टर नंबर फिफ्थ जो कि कृषि और इससे जुड़े जो व्यापार है, कृषि और इससे जुड़ा जो उद्योग व्यवसाय है, जो उद्योग है कृषि के उनसे जुड़ा हुआ। तो बेसिकली इन 5 चैप्टर को हमने कैसे पढ़ा था, इन 5 चैप्टर को हम पढ़ते हैं कुछ 2 सेशन में पढ़ते हैं। यानी फर्स्ट सेशन में अपन फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पढ़ लेते हैं, सेकंड सेशन में बाकी बचे हुए 3 पढ़ लेते हैं। तो वो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर थोड़े से अच्छे चैप्टर है, यानी इन्फॉर्मेशन तो बेसिस में ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन है। लास्ट और जो 3 चैप्टर है ना, ये सिर्फ नाम के चैप्टर है, इनमें कोई खास इन्फॉर्मेशन है नहीं। फर्स्ट में मतलब कि थर्ड जो सेकंड सेशन वाले जो वीडियो है, सेकंड सेशन जो है बेसिकली उसका जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर है वो कृषि और सिंचाई। देन विपणन में तो एक मतलब इक्का दुक्का मुश्किल से 2 पॉइंट ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1974 में होती है। जोधपुर में जीरा मंडी और कोटा में धनिया मंडी, रामगंज में कोटा के रामगंज में धनिया मंडी, ये 2 पॉइंट आए थे। और पूरा चैप्टर ऐसे ही कुछ बेकार सी इन्फॉर्मेशन थी, कुछ खास इन्फॉर्मेशन। बेकार तो क्या कहूँ, चैप्टर है तो अच्छा ही है, अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो क्या हो गया, कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें तो दी हुई है ना, तो ऐसा क्यों कहे। तो लास्ट आ जाता है अपने कुछ लास्ट में देख लेते हैं अपन कृषि और व्यापार के बारे में। कृषि और व्यापार में हम हल्की हल्की से जानकारी लेते हैं, जो कि अपन कक्षा 9 की बुक में भी अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो इसमें हमने कुछ ज्यादा खास देखा नहीं था, सिर्फ इतना देखा था कि राजस्थान की जो कृषि है उसमें दो तरीके के उद्योग है बेसिकली। एक तो कुछ बड़े उद्योग और दूसरे जो उद्योग है कुछ लघु उद्योग या फिर कुटीर उद्योग है। तो बड़े उद्योग में सूती वस्त्र उद्योग देखते हैं अपन, जो कि अपन पहले भी अच्छे से कवर कर चुके हैं। और कुछ छोटे छोटे उद्योग में दालों पर आधारित है, तेल पर आधारित है, और कुछ अपने खादी यानी कि एक खादी पर बेस्ड उद्योग है। कुछ इस तरीके से कुछ छोटे मोटे उद्योग देखते हैं जो कि कृषि पर बेस्ड हो, जैसे कि लघु उद्योग हो गया, कुटीर उद्योग हो गया, है ना। तो लघु और कुटीर उद्योग की कैटेगरी में कृषि के जो भी उद्योग आते हैं उनको अपन देखते हैं, सिर्फ इतना देखते हैं कि राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं, दैट्स इट। और इसके साथ कुछ अपन आयात निर्यात वाला मुद्दा भी पढ़ते हैं। आयात निर्यात वाले मुद्दे को अपन थोड़ा सा यहाँ हाईलाइट करते हैं, क्योंकि बाकी चीजें अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। यानी राजस्थान किन किन चीजों का आयात करता है, राजस्थान किन किन चीजों का निर्यात करता है। उसके बाद थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि राजस्थान में निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो ही गया होगा कि अब तक हमने क्या देखा। तो बेसिकली मैं आपको वो 5 चैप्टर बता रही हूँ जो इससे पहले के 2 सेशन में अपन कवर कर चुके हैं। शुरुआत में अपन 2 चैप्टर कवर कर चुके हैं और सेकंड सेशन में अपन कुछ 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं। शुरुआती सेशन थोड़ा सा ज्यादा इंपोर्टेंट था। तो आप अब अपन क्या करने वाले, फटाफट से इन 5 चैप्टर को हल्का हल्का रिवाइज कर लेते हैं। बहुत ज्यादा आपको नहीं हो जाओगे, इत्मीनान रखो। अगर कोई नया बच्चा भी जुड़ा है ना तो वो बहुत ज्यादा नहीं उलझेगा, बस चीजों को थोड़ा सा आपको समझना है। अगर आप फर्स्ट बार जुड़ रहे हो तो ये समझोगे कि इन चैप्टर में क्या जानकारी गिवन है, ठीक है। और जो बच्चे कंटिन्यू देख रहे हैं ना वो बच्चे तो समझ जाएंगे हमने क्या क्या पढ़ा अच्छे से। तो देखो हम क्या देखते हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। देखो फर्स्ट में क्या देखते हैं, फर्स्ट में देखते हैं वन और वन्य जीव। इसमें क्या देखते हैं, वनों की कैटेगरी देखते हैं। वन्य जीव में कुछ 4 टॉपिक देखते हैं, कुछ 4 मुद्दे देखते हैं, जैसे अभ्यारण्य को लेकर देखते हैं, नेशनल पार्क को लेकर देखते हैं, कुछ बाघ परियोजनाएं देखते हैं, और इक्का दुक्का कोई वेटलैंड इलाका है उसके बारे में देख लेते हैं। तो इस तरीके से कुछ सेपरेट तरीके से पढ़ते हैं। वनों में क्या देखते हैं, वनों की टाइप देखते हैं। वनों की टाइप आरक्षित है, संरक्षित है, अवर्गीकृत है, पतझड़ वाले हैं, और कुछ कटीले हैं, कुछ सदाबहार है। इसके बाद थोड़ी सी वन नीति का डिस्कशन कर लेते हैं। कुछ अपने भारत में वन नीति आती है 1952 में, और राजस्थान में वन नीति आती है 2010 में। इस तरीके से अपन दोनों का मुद्दा पूरी तरीके से फिनिश कर देते हैं। देन अपन आ जाते हैं वन्यजीव में क्या क्या देखते हैं मैं बता चुकी हूँ। अभ्यारण्यों को देखते हैं, नेशनल पार्कों को देखते हैं, बाघ परियोजनाओं को देखते हैं, वेटलैंड इलाकों को देखते हैं। तो ये सब राजस्थान में कहाँ कहाँ मौजूद है, बस इतना देखते हैं। अभ्यारण्य में बहुत से अभ्यारण्य पढ़ते हैं, पर ये भी देखते हैं कि किसी किसी अभ्यारण्य में कोई जीव विशेष, उसके बारे में भी देखते हैं। मतलब किसी किसी अभ्यारण्य में कोई जीव विशेष गिवन है ना, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे कि माउंट आबू में जंगली मुर्गा पाया जाता है, और घोड़ावन जो कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी ये कहाँ पाया जाता है, ये जैसलमेर के मरु उद्यान में पाया जाता है ना। तो इस तरीके से अपन कुछ विशेष जानकारी ना उसको भी देखते हैं। उड़न गिलहरी कहाँ पाई जाती है, उड़न गिलहरी हमारे प्रतापगढ़ के नीचे दक्षिणी इलाके में पाई जाती है। इस तरीके से जो विशेष जीव है ना उनके बारे में भी देखते हैं। तो इस तरीके से कुछ अपन जानकारी लेते हैं वन्य जीवों के बारे में। उसके बाद अपन आ जाते हैं सेकंड चैप्टर पर। सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर हो गया हमारा, देन सेकंड चैप्टर में क्या देखते हैं बेसिकली अपन, देखो सेकंड चैप्टर में अपन जानकारी लेते हैं कुछ खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन के बारे में, खनिजों के बारे में और ऊर्जा संसाधन के बारे में। खनिजों में क्या देखते हैं, देखो खनिज बेसिकली 3 तरीके के होते हैं, या तो धात्विक हो सकता है, या अधात्विक हो सकता है, या फिर ऊर्जा संसाधन की कैटेगरी का हो सकता है। तो खनिजों के बारे में, ऊर्जा संसाधन को मैं यहाँ सेपरेट कर लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं ना यहाँ पे, इस वजह से इसको पूरे लेसन के नाम के रूप में ही दे देते हैं। खनिज संसाधन क्या देखते हैं, देखो बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, 10 मिनट लेंगे ज्यादा से ज्यादा, है ना। और देखो 5 मिनट तो हो ही चुके हैं, तो फटाफट से अपन रिवाइज कर लेते हैं। हाँ, तो क्या देख रहे थे अपन, सेकंड चैप्टर में देखो खनिजों में क्या देखते हैं,
खनिजों में अपन धात्विक अधात्विक ये राजस्थान में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इस बारे में सोचना लेते हैं। बाकी जो अपने ऊर्जा संसाधन है तो चैप्टर का नाम ही दे दिया तो इसको तो डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। तो ऊर्जा संसाधन को गैर परंपरागत और परंपरागत दो कैटेगरी में बांट के अच्छे से पढ़ते हैं। परंपरागत में क्या देख लेते हैं, ऊर्जा संसाधन क्या है परंपरागत तरीके के लिए, परंपरागत तरीके कौन से जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, कोयला है, पेट्रोल है, खनिज और कुछ प्राकृतिक गैस है, ये अपने पेट्रोल निकलता वही मिल जाती, तो कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, उस पर जल विद्युत वगैरह, इस तरीके से अपन कुछ प्राकृतिक परंपरागत ऊर्जा के साधनों के बारे में देखते हैं। उसके बाद अपन सेकेंडली देख लेते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन। गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन कौन से, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, बायोगैस है, उसके बाद कुछ एक और देखो पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है और बायोगैस है, और एक और देखो एक और है, पवन ऊर्जा हो सकती है, ठीक है, और परमाणु ऊर्जा, एक और कौन सी है, परमाणु ऊर्जा। इस तरीके से अपन इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। क्या देखते हैं इसमें, ये राजस्थान में कहाँ कहाँ मौजूद है, दैट्स इट, इतना ही देखते हैं, इतना ही देखते हैं। ये बेसिकली इस पूरे चैप्टर में हमने यही देखा कि ये सारी चीजें राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, बस इतना ही देखा कि ये जो पवन जो हमारे परंपरागत स्रोत है, अपरंपरागत स्रोत है, या फिर धात्विक या फिर अधात्विक खनिज है, ये बेसिकली राजस्थान में पाए कहाँ जाते हैं, इतना ही देखते हैं। अब वो कहाँ पाए जाते हैं ये जानने के लिए आपको पहले वाला सेशन देखना पड़ेगा, ठीक। और अब आ जाते हैं अपन कुछ थर्ड चैप्टर पर। थर्ड चैप्टर किससे जुड़ा है, कृषि से, और कृषि के साथ अपन देख लेते हैं कुछ सिंचाई परियोजनाओं से। तो कृषि और सिंचाई परियोजना में क्या देखते हैं, राजस्थान में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, इतना देखते हैं, और ये कहाँ 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 उगाई जाती है, ठीक है, बस इतनी जानकारी लेते हैं। सिंचाई में राजस्थान में किस किस साधन से सिंचाई होती है, देन कहाँ कहाँ की जाती है इन साधनों से, नलकूपों से होती है, नहरों से होती है, कुओं से होती है, तालाबों से होती है, अन्य स्रोतों से होती है, कितनी कितनी परसेंट होती है। कल थोड़ा सा देखो मैं कंफ्यूज हो गई थी ना, तो 44% होती है, 30 होती है, 23 होती है, 2 होती है और 1% होती है। तो इस तरीके से इस प्रतिशत के साथ इन साधनों के द्वारा सिंचाई करी जाती है, ठीक है, इतना देखते हैं बस। गेहूं, जौ, फसलों में ये सारे देखते हैं बेसिकली अपन कि कहाँ कहाँ है, और इसके साथ थोड़ा सा अपन नॉलेज ले लेते हैं इसमें कि रबी की, खरीफ की, जायद की फसल होती कौन सी है, कौन से महीने में बोई जाती है, कौन से महीने में काटी जाती है। कल थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी मैं, खरीफ जुलाई में बोई जाती है, ठीक है। ये जुलाई बार बार अटक रहा था लेकिन मैं कंफर्म नहीं बता पा रही थी आपको, तो जुलाई में दैट्स इट है, मतलब कि 100% है कि जुलाई में बोई जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन हल्के हल्के जान कर लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा लेसन देखते हैं अपन, कृषि और विपणन के बारे में। इस पूरे लेसन में कोई खास जानकारी नहीं थी, बस इतना बता दें, कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1974 में हो जाती है, जोधपुर में जीरा मंडी और धनिया मंडी रामगंज कोटा में पड़ी, ठीक है, बस इतनी से जानकारी है। उसके बाद अपन नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो इस चैप्टर का नाम तो है कृषि और व्यापार, लेकिन मैंने ना थोड़ा थंबनेल पर कृषि और व्यापार कर रखा है, लेकिन इसमें ना कृषि के उद्योग करके चैप्टर दिया, कृषि के उद्योग करके। और देखो बार बार कंफ्यूजन हो रहा है, कृषि है या व्यापार है, कृषि या उद्योग है, इन दोनों में से कोई एक नाम भी होने है ना, लेकिन कृषि या उद्योग समझो, कृषि या व्यापार समझो, बताना तो यही ना कि कृषि पर बेस्ड उद्योग कौन से, कृषि पर बेस्ड व्यापार मतलब किन किन उद्योगों पर, मतलब कृषि के कौन कौन से उद्योग है, और व्यापार उद्योग को बात तो कुल मिलाकर के, ठीक है। तो आप ये कंफ्यूजन मत रखना कि मतलब चैप्टर का नाम थोड़ा सा आगे पीछे था, थोड़ा सा 19-20 में है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं कृषि और इसके व्यापार के बारे में, उद्योग के बारे में। तो क्या देखते हैं अपन, इसमें अपन थोड़ा सा देख लेते हैं लघु उद्योगों के बारे में, कुटीर उद्योगों के बारे में, और इससे ऊपर देखते हैं अपन कुछ बड़े उद्योगों के बारे में। बड़े उद्योगों में अपन सूर्यवस्त्र उद्योग पढ़ते हैं, है ना, बस इतना देखते हैं। पहली मिल का स्थापित करी, बाकी और अन्य कौन से स्थान है जहाँ पर इसकी मिलें मौजूद है। सेकेंड अपन देख लेते हैं लघु और कुटीर उद्योगों के बारे में। लघु और कुटीर उद्योग में क्या देखते हैं, यानी ऐसी कौन सी चीजें हैं जो लघु और कुटीर उद्योग की कैटेगरी में आती है, लेकिन वो कृषि पर बेस्ड है। जैसे कि तेल उद्योग हो जाता है, जैसे कि दालें वगैरह हो जाती है, जैसे कि खादी वगैरह हो जाती है, ये भी हमें कपास वगैरह से मिलते हैं ना, तो खादी वगैरह के उद्योग हो जाते हैं, और इसके साथ एक आधा और गुड़ के उद्योग हो जाते हैं। तो ये सारे लघु कुटीर उद्योग है जो कृषि पर बेस्ड है। ये कहाँ कहाँ है राजस्थान में, इतना देखते हैं। और लास्ट में हम आयात निर्यात के बारे में देख लेते हैं कि राजस्थान में आयात और निर्यात किन किन वस्तुओं का करा जाता है, और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार क्या करे, 2019 में एक नीति लेकर आई, 35 लोगों को प्रशिक्षण दे दिए कुछ निर्यात प्रोत्साहन नीति के तहत, और एक और कुछ निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया और दस्तावेजीकरण एक प्रक्रिया चलाती है, जिसमें 2 दिन का शिविर लगता है और लोगों को सिखाया जाता है कि कैसे कैसे आपको ज्यादा से ज्यादा निर्यात करना है ना। तो इस तरीके से कुछ पांचों चैप्टर अपन देखते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं आज के सेशन में। देखो आज का सेशन किससे जुड़ा हुआ है, राजस्थान के प्रमुख शासकों से जुड़ा हुआ। वैसे तो ये चैप्टर अपन पहले भी देख चुके, क्रांतिकारी के नाम से देख चुके। किसके नाम से, क्रांतिकारी के नाम से, क्योंकि इसमें किन किन के बारे में पढ़ने वाले अपन, इसमें अपन पृथ्वीराज चौहान के बारे। देखो ये चैप्टर अपन लगभग है ना 10th में भी पढ़ चुके। राजा महाराजा के नाम है, जो कि अपन पूरा इतिहास, चूंकि अपन पूरा इतिहास पढ़ के आए राजस्थान का, तो सबके बारे में हमने देखा।
तो अलग अलग राजाओं को बच्चों को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा पाए, जो फेमस फेमस शख्सियत है उनसे बच्चों को अवगत करा पाए। इस वजह से छोटे बच्चों के रूप में अलग अलग वंशों से लेकर के कुछ न कुछ राजाओं को पिकअप करा गया और बताया गया जो महान महान। और सबसे पहले अपन थोड़ा सा इसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ने वाले, कुंभा के बारे में पढ़ने वाले जो उदयपुर से बिलोंग करते हैं, पृथ्वीराज चौहान जो चौहान वंश से बिलोंग करते हैं, और फिर सांगा के बारे में जो कि मेवाड़ के उदयपुर से बिलोंग करते हैं। देन मालदेव के बारे में भी मेवाड़ वंश कहा जाते हैं, और देन महाराणा प्रताप ये भी अपने मेवाड़, देखो ज्यादातर जो शोली परंपरा है वो मेवाड़ से जुड़ी है। तो अपने महाराणा प्रताप के बारे में देख लेंगे। उसके बाद अपन थोड़ा सा अब जाएंगे अपन कल्याणमल के बेटे एक राय सिंह पे, राय सिंह जो कि अपने बीकानेर राठौड़ से हुए, तो राठौड़ वंश में अपन राय सिंह के बारे में देख लेंगे। उसके बाद अपन आमेर पे आ जाते हैं। आमेर में अपन सवाई जयसिंह के बारे, यहाँ अपन देखेंगे कुछ मिर्जा जयसिंह के बारे में। मिर्जा जयसिंह के बाद थोड़ा सा अपन आमेर पे ही चल रहे, तो जसवंत सिंह के बारे में देखेंगे। उसके बाद थोड़ी सी जानकारी अपन लेंगे, वापस मेवाड़ पे आ जाते हैं राज सिंह के बारे में। राज सिंह जो कि अपने मतलब कि दूसरे तीसरे पायदान पे आते हैं महाराणा प्रताप के बाद, लेकिन जगत सिंह के बेटे होते हैं ना। और नेक्स्ट बताएंगे अपन वापस से आमेर पास जाएंगे सवाई जयसिंह के बारे में। देखो यहाँ कोई क्रम ऐसा डिसाइड नहीं है, बस मैं आपको बताते जा रही हूँ कि हाँ यहाँ अपन वापस से आ जाएंगे सवाई जयसिंह के बारे में जो कि अपने जयपुर नगर की स्थापना कर देते हैं। फिर अपन आ जाएंगे जाट वंश के एक प्रमुख शासक के बारे में पढ़ेंगे फिर अपन। तो जाट वंश के प्रमुख सबसे एक महान व्यक्तित्व रखने वाले व्यक्ति कौन थे? सूरजमल, जो कि मराठों की मदद भी करते हैं। जब पानीपत का युद्ध होता है ना तो मराठों की मदद भी करते हैं, लेकिन सदाशिवराव भाव से खिन्न होकर वापस लौट करके आ जाते हैं। ऐसा कुछ करा हुआ उन्होंने, तो ये रुष्ट होकर वापस आ जाते हैं। तो इस तरीके से इन राजाओं के बारे में देखने वाले। आपको अभी पूरे नाम तो याद नहीं रहे मैंने कौन कौन से नाम बोले, लेकिन अपन वन बाय वन पढ़ेंगे तो अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं इन राजाओं के बारे में डिटेल से जानना। तो देखो मैं आपको है ना कक्षा 8 का तो पूरा रिविजन लिया, लेकिन कक्षा 9 और कक्षा 10 के भी आपको नाम कम से कम लेसन के नाम बताना चाह रही थी। लेकिन देखो अब बहुत ज्यादा समय हो जाएगा। फिर देखो नाम लेने से क्या होगा, मुझे और आपको कंफर्म होता रहेगा हम ये लेसन अच्छे से पढ़ चुके। इवन अगर नाम भी लेते ना तो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में हमारी छवि बन रही होती, हाँ ये लेसन है, ये लेसन है, ये लेसन है। तो कहीं ना कहीं तो रिविजन हो ही रहा है ना, तो थोड़ा बहुत ही सही रिविजन कर लेना चाहिए। कभी कभी आपको मौका मिले ना, ऐसे खाली बैठे हो फ्री बैठे हो, तो कम से कम उस कॉपी के रजिस्टर के किताब के पन्ने ही पलटा लिया करो। जिससे क्या होता है मन में संतोष में रहता है कि हाँ इतनी चीजें पढ़ ली हमने। और जब पलटाते हैं ना तो सरसरी निगाह तो उन पे डली जाती है हमारा माइंड बहुत साफ काम करता है। अगर आप पन्ने भी पलटाओगे ना तो माइंड आपका प्रोसेस हो रहा है, आप चाहो नहीं चाहो काम कर रहा है आपका, है ना। तो अपन देख लेते हैं आज का पढ़ने वाले। तो बेसिकली तो आज अपन पढ़ने वाले हैं कुछ आज अपन पढ़ेंगे वही जो मैंने आपने जो सारे राज्यों के नाम बताया ना उनके बारे में अपन वन बाय वन पढ़ेंगे। उनके बारे में जो भी जानकारी उस बुक में गिवन है वो सारी जानकारी लेंगे। हाँ थोड़ा सा मैं आपको एक वॉटरमैन के नाम बताना भूल गई थी। तो राजेंद्र करके एक शख्स है जो वॉटरमैन के नाम से जाने जाते हैं। अपने वाले चैप्टर में आया था, लेकिन थोड़ा समय से मिस हो गया था फैक्ट, ठीक है। वही फैक्ट आपका मिस नहीं रखेंगे। देखो कोशिश करो कि साथ के साथ कॉपी पेन लेके बैठा करो, थोड़ा थोड़ा लिखते भी मतलब लिखते भी बनते रहो, है ना। लिखते भी रहो साथ के साथ थोड़ा थोड़ा, उससे क्या होगा आपको चीजें थोड़ी सी अच्छे से याद रहेगी। क्या दिक्कत है अगर ये कॉपी लेवल पेन लो हल्का हल्का सा लिखते जाओ, है ना। अगर आप अच्छे से थोड़े से सिंसियर स्टूडेंट हो तो तब तो आप लिखने पे विश्वास करते हो। देखो महात्मा गांधी कहते हैं कि आपका है ना जब तक 3 H का नियम काम नहीं करता ना तब तक आपकी पढ़ाई कारगर नहीं हो सकती। आपका हेड काम करना चाहिए, आपका माइंड पूरी तरीके से पढ़ाई में होना चाहिए। बैकग्राउंड में भी कोई दूसरी चीज नहीं करनी चाहिए आपके माइंड में, है ना। जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है ना वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। सेकंड आपका हाथ, उसके लिए देखो उसके लिए क्या करना होता है, कोई भी काम बाकी मत रखो। तो ऐसा नहीं कि सब कुछ कर लो। कहने का मतलब ये कि जो आपको लगता है कि मुझे करना चाहिए, हम क्या करते हैं ऊपर से बस पढ़ रहे हैं, लेकिन अंदर मन में चल रहा है कि यार वो कैसे क्या होगा, मैसेज आया होगा, कुछ भी XYZ, आज मेरे को वहां जाना है, कितनी बजे की बस है, क्लियर कर लो। अगर आप सोच रहे हो मैं पढ़ रहा हूँ तो आप नहीं पढ़ रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ तो आप नहीं पढ़ रहे हो, मन से नहीं पढ़ रहे हो। अगर वो क्लियर कर दोगे ना उसके बाद देखना आपका कितना 100% लगता है। कोई भी बैकलॉग हो ना, कोई भी कील लगी हुई हो, वो कील को एक बार निकाल के देखो, फिर देखो कितनी रिलीफ मिलती है। आप इस कील के साथ आपको पता नहीं चलता कि कितना पेन कर दी, लेकिन इस कील को निकाल दोगे ना तब पता चलेगा अरे मतलब कि मैं इतने समय से कितने पेन में था, लेकिन उस पेन का एहसास नहीं हो रहा था। ऐसा कुछ भी आपके माइंड में हो ना उसको निकाल के देखो और उसके बाद पढ़ने बैठो। और जब होल हार्टली लगाते हैं ना तो चीजें बहुत ही आसान दिखती है। उससे पहले अगर आप सिर्फ ऐसी किताब लेके बैठे हो और माइंड में कुछ और है उसको क्लियर करो, बिल्कुल क्लियर करो, सब कुछ निकालो माइंड से। और निकलेगा कैसे, जब तक वो 100%, जब तक पूरी तरीके से व्यवस्थित तरीके से नहीं निकालो। तो ऐसा नहीं आपको अपने आप को वो दमन नहीं करना है कि नहीं दबा दो नहीं पढ़ना है, ऐसे नहीं। उस चीज को निकाल के फेंको बाहर और फिर पढ़ने बैठो पूरे मन से, जितना पढ़ो ईमानदारी से बोलो, ठीक है। तो बहुत ज्यादा बातें हो गई, बहुत ज्यादा, है ना। तो अपन आज के सेशन पे फटाफट से आ जाते हैं। तो क्या देखने वाले हैं, देखो पृथ्वीराज चौहान के बारे में देखने वाले अपन, बहुत सारा जो बारे देखने वाले। तो शुरू करते हैं पृथ्वीराज चौहान से। तो क्या पढ़ने वाले अपन, पृथ्वीराज चौहान। क्या देखेंगे, इनका समयकाल 19 क्यों, इनका समयकाल तो कुछ 77 से लगाकर 1177 से लगाकर 1192 तक माना जाता है।
2-3 बातें देखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं देखेंगे कि माता पिता का नाम आ जाता है। तो ये शायद कैसे व्यक्ति थे, बहुत ही वीर साहसी और वो बहुत गुणी व्यक्ति थे। मतलब ये आंखों पर पट्टी बांध के तीर वगैरह चला सकते थे, है ना, तीरंदाजी कर सकते थे, इस तरीके के व्यक्ति थे। तो इनके माता पिता, देखो इनके पिताजी का बहुत जल्दी देहावसान हो गया था। इनकी माताजी शासन संभाल थी, तो आस पड़ोस के लोगों की पूरी निगाह थी इनके शासन पर। तो जैसे ये राजा बनते ना, सबसे पहले ये स्थिति संभालते, ये वाली कंडीशन इससे उभरते, यानी अच्छे तरीके से शासन वगैरह करने लग जाते। इनके दरबार में कुछ 5-6 व्यक्ति होते हैं, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं वो सारे के सारे, जैसे चंद बरदाई, पृथ्वीराज भट्ट, जयानक। इनके लिए उन्होंने कुछ नाटक भी लिखे, जयानक वगैरह जैसे बागेश्वर विद्यापति है, और एक और अपने कुछ बागेश्वर विद्यापति, और एक और होता है देखो अपने वागीश्वर है, वी से ही होता है, वागीश्वर हो जाता है, एक विद्यापति हो जाता है, और एक विश्व रूप करके होता है ना। इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, जिन के बारे में जानकारी होती है ना, जैसे अपने चंद्र बरदाई, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान लिखी, तो वो चीजें कोरिलेट में जल्दी याद हो जाती है। जो नाम से निरर्थक होता है, आपकी जिंदगी ऐसी, अगर जिंदगी भी ऐसी होती, अगर हम कुछ प्रोडक्टिव करके जाते हैं ना जिंदगी में, तो याद रखते हैं इंसान, मतलब कि आस पड़ोस या फिर ये समाज हमें याद रखता है। ऐसे ही चले जाते हैं, आए और चले गए, तो कोई ध्यान नहीं रखेगा, ठीक है। तो कुछ सार्थक, कुछ मीनिंगफुल कर पाए जीवन में, तो अच्छा नहीं होगा क्या, है ना। तो अपन यहाँ पृथ्वीराज चौहान के बारे में देख रहे थे। देखो इनके माता पिता कौन है, सोमेश्वर कर्पूर देवी, सोमेश्वर कर्पूर देवी, ये इनके माता पिता है ना। इन्होंने शासन संभाला था। थोड़ा सा बता दे, ये बहुत 6 भाषाओं की ज्ञाता थी, और इनके दरबार में कौन कौन ऐसे हीरे मोती थे जो इनके लिए काम किया करते थे, कौन थे। प्रसिद्ध व्यक्ति पृथ्वीराज चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान को थे, चंद बरदाई थे, पृथ्वीराज भट्ट थे, पृथ्वीराज भट्ट, इन्होंने तो पृथ्वीराज रासो लिखी है ना। पृथ्वीराज भट्ट थे, चंद बरदाई थे, इसके अलावा कौन थे, इसके अलावा जो 20 अपने शुरू, एक जनार्दन थे, जनार्दन ने जयानक, एक जयानक थे। जयानक के द्वारा हमने पढ़ा है ना कि जयानक के द्वारा ओरिजिनल लिखी गई। जयानक ने ही एक पृथ्वीराज, एक तो अपने जयानक है, सोमदेव है ना, जयानक इनको क्या कहते हैं, एक तो अपने सोमदेव, एक है जयानक ने पृथ्वीराज चौहान को कवि बांधव की उपाधि दी, ठीक है। तो जयानक ने उपाधि दी। इसके अलावा कुछ और दरबारी व्यक्ति भी है, वो कुछ खास प्रसिद्ध है नहीं, जैसे वागीश्वर है, वागीश्वर, विद्यापति गौड़, और विश्वरूप जनार्दन, विश्वरूप यहाँ है जनार्दन। आपको क्लियर दिख रहा है। तो बहुत ज्यादा बड़े नहीं लिख पाऊंगी, क्योंकि फिर है ना क्या होगा कि जानकारी बहुत ज्यादा आपको ये लगेगा कि बहुत ज्यादा जानकारी। देखो साइकोलॉजी ऐसे ही काम करती है, अगर बड़ा लिखा हुआ होगा ना, तो आपका माइंड सिर्फ ये देख रहा है कि बहुत ज्यादा जानकारी की मैंने देखी शायद तक। तो छोटे लिखूंगे, पास लिखूंगे, तो आपको लगेगा नहीं, बहुत थोड़ी सी जानकारी थी, 3-4 लाइनों में खत्म हुई। एक इतना लिखूं, एक नाम लिखूं, एक नाम है, तो कितना लगेगा, है ना। इसी वजह से कहते हैं कि आपको माइंड में छोटी या पतली बुक देख के अपने आप रिलीफ महसूस करते हैं, भले उसमें कितना ही कठिन कंटेंट क्यों ना हो। सबसे पहले वो छोटा, यानी उसका आकार देखेगा ना, तो खुश हो जाएगा, है ना। तो हमें थोड़ा सा माइंड की टेक्निक को समझना है, और फिर याद करके बैठना है। माइंड को थोड़ा सा मोटिवेट करो, थोड़ा सा उत्साह से बोलो, 10-15 लाइन अच्छे बोलो अपने लिए, और कहो कि आज मैं बहुत ईमानदारी से याद करूँ, मेरा कल का दिन कैसा भी रहा, लेकिन मैं 10 बार गिरूँ। एक जापानीज एक है ना, मतलब कि जापान की एक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध कहावत है कि आप 19 टाइम गिरो, यानी कि आप 19 बार गिरो, लेकिन 20वीं बार वापस उठो। ये आप आपके साथ बोलते हो ना कि भले मैं लाख बार गिरूंगा, भले मेरा मन बार मोबाइल देखने को हो रहा, भले मेरा मन बार नेटफ्लिक्स देखने को हो रहा, व्हाट्सएप चेक करने का हो रहा हो तो 20 बार हो रहा है, मैं 21 बार वापस से पढ़ाई करूंगा, 21 बार हो रहा है, 22 बार वापस से पढ़ाई। ये ईमानदारी जब अपने आप के ऊपर दिखा दे, अपने आप से लगाव लगता है कि क्या यार, कितना है कि बस बार अगर मन हो भी रहा है, जाएगा, वापस आएगा, खींच के वापस आएगा, अपने आप से प्यार होने लगता है, है ना। तो बस ये अपन थोड़ा सा देखते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में, और ये इनके दरबार कभी होते हैं, और 6 भाषाओं के क्या है, बस इतना सा देखते हैं इनके बारे में। अब कौन आ जाते हैं, अब आ जाता है राणा सांगा। देखो क्या आ जाते हैं, सांगा, राणा सांगा। देखो राणा सांगा समयकाल क्या होता है, इनका समयकाल मानते हैं ना अपन 33 से लगा करके जो कुछ 38 तक मानते हैं। तो कौन सा 33, 16-33 से लगा करके जो 16-38 तक, 16-33 से लगा करके जो नहीं 14 कहां से, 14-33 से लगा करके जो 14-38 तक मानते हैं। 14-38 के 68 उदा के द्वारा मरवा दिया गया ना। और क्या सेकंड जानकारी क्या क्यों लगती, थोड़ा सा अपन है ना क्रम भी देते हैं, ताकि लास्ट में अपने को पता चल जाएगा कितने राजा पली है। सांग वाले क्या होते थे, ये देखो इनके नाम है ना बहुत सारी उपलब्धि होती है। देखो आपको 2 मिनट रुकना पड़ेगा, बस 1 सेकंड रुकिए, मैं अभी आती हूँ, बस 1 सेकंड वेट करो।
अब कहाँ पढ़े थे अपन राणा सांगा पढ़े थे ना, तो फटाक से देखेंगे, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो राणा सांगा 1433 लगभग 1468 तक माने जाते हैं। और इनके नाम बहुत सारी उपलब्धियां होती है, इनके नाम लगभग 4-5 उपलब्धियां इनके नाम, इन्होंने 4-5 काम अच्छे करे अपने जीवन में, बाकी तो जन्म वगैरह बता देने पर है। तो इनका जन्म हो जाता है, देखो एक सिंपल सी बात है, इनका जन्म हो जाता है 1417 में चित्तौड़ में जन्म होता है, चित्तौड़ में जन्म होता है। इसके बाद इनकी अच्छी बातें, यानी इनके नाम कौन कौन सी उपलब्धि है, इन्होंने बहुत सारी टेरिटरी को अपने हथिया लिया था। कौन? दक्षिणी राजस्थान के जो इलाके है ना, ये इन्होंने अपने अधीन कर लिए थे। और कुछ दुर्गों का निर्माण भी करते हैं, ये बहुत सारे दुर्ग, लगभग 4-5 दुर्ग बनाते हैं। और इसके अलावा ये ना कुछ साहित्य में भी अच्छे होते हैं, कुछ 4-5 ग्रंथ लिखते हैं। और इसके अलावा कुछ इनको बहुत सारी उपाधियां दी जाती है, इसी वजह से ये सारे काम अच्छे करे ना, ये कुछ 2-4 काम इन्होंने अच्छे करे, इसके चलते इनको उपाधियां वगैरह दी जाती है। इस तरीके से हल्की हल्की से इन्फॉर्मेशन देखते हैं राणा सांगा में। क्या क्या इन्होंने अच्छा करा, देखो ये कुछ टेरिटरी जीते रहते हैं। कौन कौन सी? झुंझुनू, इधर हाड़ोदी की तरफ अपने बूंदी हो गया, कुछ अपने झुंझुनू और कोटा, क्या है तो कोटा और एक झुंझुनू, कोटा और एक झुंझुनू, ये 12 झुंझुनू क्या है, देखो कोटा झुंझुनू, 12 झुंझुनू, गागरोन, सॉरी झुंझुनू, गागरोन, देखो बूंदी और गागरोन, बूंदी, हाँ बूंदी है, गागरोन अपने झालावाड़ में, गागरोन, हाँ तो फिर तो झालावाड़, गागरोन का इलाका जीत लेते। इधर दक्षिण में आओ तो वागड़ का इलाका जीत लेते, और इसके बाद सिरोही का इलाका, ये सब विजिट कर लेते। तो ये सब विजिट करे, प्लस विजिट, प्लस एक और काम करा, मेवाड़, मारवाड़, मैत्री, ये जीवन में इन्होंने ये काम करे अच्छे। इसके अलावा और कौन से अच्छे काम करे, इसके अलावा इन्होंने अच्छे काम करे कुछ फिर बता देते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, वैसे तो दुर्गों का निर्माण वगैरह कराते हैं ये। और कला, कलम और कटार के प्रेमी, कला, कलम, कटार के प्रेमी माने जाते हैं, है ना। और फिर कहते हैं कि इनके युग को ही स्वर्ण युग कहा जाता है, कला, इसका कला का, कला, कलम और कटार के धनिक, तो कला के क्षेत्र में इनका समय काल स्वर्ण युग कहलाता है, स्वर्ण युग कला के क्षेत्र में ना। और फिर बता देते हैं कि इन्होंने कुछ दुर्गों के निर्माण करे। कौन कौन से? एक तो चित्तौड़गढ़, जो प्रसिद्ध दुर्ग है वो कौन से? चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ का दुर्ग है। इसके अलावा जो कुछ ज्यादा, चित्तौड़, इसके अलावा कुंभलगढ़ और बसंती, मचान और भूमट, इन दुर्गों का निर्माण कराते हैं। तो इस तरीके से हल्के हल्के जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद इन्होंने कुछ साहित्य में भी अच्छा काम करा। साहित्य में क्या करते हैं, साहित्य में रचनाएं लिखते बहुत सारी। संगीत पर, संगीत में तो संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंधन, ये इनकी रचनाएं, ये क्या है इनकी रचनाएं। तो संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंधन। उसके बाद कुछ टीकाएं भी लिखते हैं। टीका क्या होता है, कोई बड़ा ग्रंथ होता है ना, उसपे एक छोटा सा, जैसे कि मीनिंग बुक नहीं होती, एक कोई छोटा सा एक ग्रंथ लिख देना ताकि उसको सिंप्लीफाई कर पाए, आसानी से बता पाए कि उस बड़े से ग्रंथ में छोटा सा सार में बता पाए, थोड़े से सार में बता पाए, कुछ चंद लाइनों में बता पाए कि ये है उसमें, है ना। अब पूरी अपन पढ़ तो नहीं सकते, मान लो वेद वगैरह तो नहीं पढ़ सकते, तो इस पे टीकाएं लिखी जाती है। वेद वगैरह पे क्या होती है, छोटी छोटी टीकाएं लिखी जाती है आसान भाषा में, ताकि आम जनता थोड़ा सा कनेक्ट कर पाए वेदों के साथ, वरना तो इतने पोथी ग्रंथ अपन पढ़ नहीं सकते। इस वजह से टीकाएं लिखी जाती है। तो क्या बताते इसमें, कौन कौन सी टीका लिखी इन्होंने ना गीत गोविंद के ऊपर टीका लिखी। गीत गोविंद जो कि जयानक के द्वारा, जयदेव नामक शख्स होते हैं, जयदेव तो नहीं, जयानक कौन होते हैं, जयदेव एक शख्स होते हैं, उनके द्वारा संगीत कुछ गीत गोविंद लिखा जाता है। तो इसके ऊपर ही टीका लिखने का काम करते हैं। और किस नाम से लिखते हैं, ये कुछ है ना, गीत गोविंद को एक देखो, एक तो चंडी शतक पर टीका लिखते हैं, और एक अपने गीत गोविंद पर गोविंद, अरे देखो माइंड से भी हो रहा है ऐसा, जयदेव की गीत गोविंद पर टीका लिखते। देखो मैं पहले रचनाओं के नाम बता दूंगी ना, इनकी कौन कौन सी रचना, मेनली इनकी रचना, संगीत राज, टीका नहीं, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंधन, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध। उसके बाद जयदेव की एक रचना है गीत गोविंद के ऊपर गोविंद राज, गीत गोविंद के ऊपर, अरे देखो गीत गोविंद के ऊपर गोविंद राज करके, गीत गोविंद उनकी रचना मानी जाती है जयदेव की, इसके ऊपर टीका लिखते हैं गोविंद राज करके। देखो इसके ऊपर कौन सी टीका लिखते हैं, देखो ऐसा ही नाम है गोविंद जैसा, गीत गोविंद के ऊपर एक टीका लिखते हैं गोविंद राज करके, ऐसे कोई। देखो अभी क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ ना, ठीक है, मैं कल क्लियर करूंगी आपको। और एक और चंडी शतक, एक और क्या टीका लिखी उन्होंने, चंडी शतक के ऊपर लिखते हैं, चंडी शतक, तो चंडी शतक के ऊपर एक टीका लिखते हैं। इसके अलावा इनके नाम को उपलब्धि है क्या, बस ये इतनी इनकी उपलब्धि है। तो ये हल्की सी जानकारी थी राणा सांगा और पृथ्वीराज चौहान के बारे में। थोड़ा सा देखो क्या देखा, पृथ्वीराज चौहान के बारे में माता पिता देखे और दरबारी कवि देखे, और सांगा के बारे में थोड़ा सा जन्म देखा, बाकी सारी उपलब्धियां 1 2 3 4, ये 4 उपलब्धि। अरे हाँ, अभी तो एक और उपलब्धि बच गई, ये कौन कौन से दुर्गों का निर्माण कराते हैं, कौन कौन से दुर्ग बनाते हैं,
ये देख लिया आपने, बेदुखों का निवारण और बूंदी का चलिए तो देख लिया अपने, चित्तौड़े कुमलगढ़े और बसंती ये मचाने भूमट है ना। तो चित्तौड़ कुमलगढ़ और बसंती मचान भूमट, ये तो दो जाने पहचाने हैं, ये थोड़े से कम जिक्र में आते हैं। तो इस तरीके से अपन राणा सांगा के बारे में देखते हैं और अपने पृथ्वीराज चौहान के बारे में देखते हैं, राणा सांगा के बारे में देखते हैं। थोड़ा सा एक दो बार रिवाइज करोगे ना कि ये दुर्ग बनाए और ये सारी इतनी सारी रचनाएं हैं इनकी, और कुछ कुछ टीकाएं, मतलब इतनी सारी रचना है, ये इतने दुर्ग बनवाए इन्होंने और इतनी सारी चीजों को विजिट करा है इन्होंने, और कला कलम कटार के भी धनी माने जाते, तो चीजें याद होती है, बार बार बस गुजारते रहना इनको अपने निगाहों से, है ना। तो इस तरीके से हमने कुछ पृथ्वीराज चौहान के बारे में और राणा सांगा के बारे में देखा। अब क्या देखते हैं अपन, अब नेक्स्ट दो राजा पढ़ने वाले, नेक्स्ट कौन कौन से पढ़ेंगे अपन, अब पढ़ने वाले सांगा और महादेव के बारे में। किसके बारे में, सांगा और महादेव के बारे में। देखो सांगा का समय काल क्या माना जाता है, 1508 से लगाकर जो 1529 तक इनका समय माना जाता है। सांगा देखो वो व्यक्ति थे जो अपने वही इन्होंने पहले भी पढ़ चुका है ना, पहले भी पढ़ चुके ना सांगा। सांगा अपने किसके साथ युद्ध करते, खानवा का, बयाना का, बांडी का, और बांडी जो की बांडी का, और एक और युद्ध करते ना अपने, खानवा बयाना बांडी, ये हम सारे युद्ध पढ़ चुके हैं, इन्हीं की बात की है। बांडी के साथ एक और खारी नहीं खातोली, ये चारों युद्ध सांगा नहीं करे थे। अब किस किस के साथ करे थे अभी इतना क्लियर तो नहीं मुझे, लेकिन कुछ भालू लोधी के साथ करते हैं, और इस तरीके से किसी न किसी व्यक्तियों के साथ है। देखो मुझे भी थोड़ा रिवाइज करने की जरूरत होगी, देखना पड़ेगा वापस से मुझे, हम इतिहास तो पढ़ चुके हैं तो 10th की बुक में ना, कला और संस्कृति, लेकिन ये चार युद्ध सांगा के द्वारा खेले जाते हैं। 28 में सांगा को मरवा दिया जाता है बसवा दोसा में, है ना, और ये वापस से लड़ना चाह रहे होते हैं, लेकिन इनके जो सामंत होते हैं ये इनको मरवा देते हैं कि हमें भी इनके पीछे जाना पड़ेगा, ऐसा करो इन्हीं को मार दो ताकि हम युद्ध में ना घसीटे जाए। तो इस तरीके से राणा सांगा के बारे में जानकारी मिली, ठीक। और राणा सांगा के बारे में यहाँ क्या पता है बच्चों लोगों पर, यहाँ इतना देखते हैं कि राणा सांगा जो अपने जीवन काल में दो महत्वपूर्ण काम करते हैं। एक तो राजपूतों को इकट्ठा करते हैं ये, और एक एक शासक अपने टेरिटरी को बचाते हैं, गुजरात से, दिल्ली से और मालवा से, अपने अड़ोसी पड़ोसी से अपने राज्य को बचाते हैं। इसी के चलते इनको 80 घाव लग जाते, इस तरीके से युद्ध वगैरह, मतलब इस तरीके से जब बचाने की कोशिश करते तो 80 घाव लगे थे ऐसा माना जाता है। देन मानते हैं कि इनका जो युग था वो चरमोत्कर्ष का युग माना जाता है, मेवाड़ का। और बाकी ये तो महत्वपूर्ण काम, और बाकी इनके व्यक्तित्व के बारे में देखेंगे थोड़ा सा। प्रतित्व बताया मैंने, व्यक्तित्व इनके पिताजी का नाम देख लेंगे बस। इनके पिताजी का नाम रायमल करके माना जाता है ना, बस इतना ही देखना है। तो ये है ना, रायमल के बेटे थे, रायमल के बेटे होते हैं ये। और इनकी उपलब्धि क्या है कि ये राजपूतों को एक छत्र के नीचे लाए जाए, ऐसा पूछा जा सकता है। राजपूतों को एक छत्र करने का काम, एक छत्र में लाने का काम इन्होंने करा था। देन क्या करते हैं, एक तो गुजरात प्लस दिल्ली प्लस मालवा से अपने राज्य को बचाते। इन्हीं के चलते, शायद इसी के चलते इनको 80 घाव लगे होंगे, तो 80 घाव इनके शरीर पर। और ये सभी विशेषता देखकर इनके युग को चरमोत्कर्ष बस इतनी सी जानकारी थी सांगा के बारे में। उसके बाद महादेव देखने वाले। महादेव में क्या पढ़ते अपन, देखो महादेव क्या पढ़ते हैं, महादेव वो शख्स है जो मारवाड़ के पितृहंता भी कहे जाते हैं महादेव। और महादेव के बारे में बेसिकली जानकारी है, ये किसके बेटे होते हैं, महादेव ना राणा एक व्यक्ति होते अपने कुछ गांगा करके उनके बेटे होते हैं। महादेव के बारे में क्या है, इनका युग है ना शौर्य युग, इनका समय काल शौर्य युग कहलाता है। मारवाड़ का समय, मारवाड़ का इनका जो समय काल है बेसिकली वो अपने शौर्य युग के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि इन्होंने शूरवीरता का काम करा, इन्होंने 52 युद्ध लड़े और 58 परगने जीत ली। उनका नाम भी इन्होंने 3-4 का नाम भी दे रखा है। इसके साथ कुछ दुर्ग भी बनाते हैं, एक बीकानेर में बनाते हैं, एक जैसलमेर में बनवा देते, और एक आधा कोई स्थान होता है अपने बीकानेर जैसलमेर के अलावा एक अपने मालकोट है अपने पाली में, मालकोट जो अपने यहाँ पाली में पड़ता है। कुछ बीकानेर में अपने एक सोजत का दुर्ग बना देते, और जैसलमेर में अपने पोखरण का, एक मालकोट का दुर्ग मेड़ता में बनाते। मेड़ता का पाली में, मेड़ता कोट में तो अपने उनका जन्म होता है मीराबाई का 1498 है ना, और कब 1498 में होता है ना, हाँ 1498। तो इस तरीके से दुर्ग वगैरह बनाते हैं। मरते हशमत वाला राजा कहा जाता है, यानी कि हशमत वाला, यानी कि देखो हशमत वाला राजा का मीन्स क्या होता है, शत्रु को मारने वाला, शत्रुओं को हराने वाला, इस तरीके के इसका मीन्स होता है, यानी शक्तिशाली शासक, है ना। तो ये है महादेव की पूरी दास्तां, जो 1632 में पैदा होते हैं और 62 जन्म लेते हैं। ये ऐसे शब्द मुंह पे भी आते थोड़ा अजीब सा लगता है, ये अपने अपने पर्सनल चॉइस। देखो आपको मैं कह रही हूँ बात, आपको लग रही होगी मैडम बहुत ज्यादा मतलब कि सूक्ष्म, मतलब बहुत ज्यादा बारीकी से देखते हो चीजों को। 1632 सबके अपने अपने पर्सनल देते हैं ना, तो 1632 से लगा करके जो 1662 इनका समय काल होता है। पर फिर भी ना वर्ड सेज है अ लॉट ऑफ पावर, आप अपने लिए क्या कहते हो बहुत ज्यादा मायने रखता है। दूसरे आपके लिए क्या कहते हैं, अगर आप ये फील नहीं करते ना कि मैं ऐसा हूँ, अगर फील करोगे कि हाँ मैं दूसरे जो कह रहे हैं ना मैं ऐसा ही हूँ, तो फिर ऐसे ही लगेगा। आप अगर अपने आप से अगर वाकई में नहीं हो तो कहो
यानी कि दूसरे जो भी कह रहे हैं ये मेरे लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं अंदर से साफ हूँ, मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ। तो जो भी दूसरे लोग मेरे लिए जो जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना वैसा मैं हूँ नहीं। तो दूसरे के शब्द जब आप पे है ना गलत शब्द ढाल के अपने अपना अपना मतलब ढाल तैयार रखो करो, अपनी अपनी प्रोटेक्शन रखा करो, अपने आप को उन शब्दों को लगने मत दिया करो कि नहीं मैं इसे क्यों लगने देना, जब नहीं है तो वो नेगेटिव वर्ड अपने आप पर क्यों हावी होने दे, पर अपने व्यक्तित्व के साथ क्यों जुड़े हुए नेगेटिव वर्ड, है ना। तो चलो बहुत ज्यादा मित्र हो जाती है, लेकिन देखो मुद्दा ये है, मैं इससे पहले जो सेशन है ना उसमें ज्यादा मैं चलो ठीक है बहुत ज्यादा नहीं बातें करते वाला, तो बातें होती जाएगी, है ना। तो मालती के बारे में क्या देखते हैं, फटाफट देख लेते हैं। मालती के बारे में हल्की सी जानकारी देख लेते हैं। इनके पिताजी कौन है, राणा गंगा इनके पिताजी। फिर देख लेते हैं मालदेव ने क्या क्या करा था, फटाफट से देख लेते हैं। मालदेव ने क्या करा था, सबसे पहले तो मालदेव शौर्य कहलाए, क्यों कहलाए शौर्य, उसके कारण बता देते। तो 52 युद्ध लड़े, 58 परगने जीते। उनमें जीतने वाले परगनों में क्या कौन कौन से नाम है, सबसे पहले एक परगना आ जाता है ये अपने भादरा जून का, उसके बाद नागौर बीकानेर और मेरता सिवाना। फिर नागौर और लास्ट में बीकानेर ध्यान रखना। फिर मेरता और सिवान, ये 4 ध्यान रखना ना। ये इस तरीके से बस ये इस वजह से शौर्य कहलाए। मरते मरते जो भी ये लास्ट टाइम का अंतिम समय है ना, तो हशमत वाले राजा कहलाए, हशमत वाले राजा। ठीक है, तो ये हल्की सी जानकारी थी राणा सांगा के बारे में। मान लीजिए इतनी सी जानकारी थी बस, ये इनके बेटे हैं और इस वजह से शौर्य कहलाए और हशमत वाले राजा कहलाए, है ना। सांगा के बारे में ये 2 काम अच्छे करे इन्होंने, इसी वजह से शायद चरमोत्कर्ष कहलाए। और पिताजी का नाम तो जानना ही है इनको, है ना। तो इस तरीके से अपन थोड़ा सा देखते हैं सांगा के बारे में और हल्की सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं अपन एक और राजा जो कि हमारे कौन से मालवेय के बारे में। अब क्या देखने वाले, महान प्रताप के बारे में। उसके बाद थोड़ा सा मारवाड़ के वंश पे चले जाएंगे, रायसिंह के बारे में। रायसिंह किसका बेटा है, कल्याण का बेटा, कल्याण का बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखने वाले 4 राजा देख लिए, 5 और 6 प्रताप, यानी महाराणा प्रताप समझना। ठीक है, इनका समयकाल क्या है, इनका समयकाल 1572 से लगा करके जो 1572 से 1597। क्या देखेंगे, थोड़ा सा व्यक्तित्व देखेंगे, कृतित्व में एक देखेंगे, इन्होंने विश्व वल्लभ किताब लिखी। पता था आपको कि इन्होंने किताब लिखी, इन्होंने कृषि और वन पे बेस्ड। माता पिता देख लें, मतलब इनकी माँ जयवंता है, इनका भाई जगमाल है, जो कि भाई को नहीं बनाएगा, बड़ा भाई था लेकिन इनको नहीं बनाएगा, सरदारों ने मना कर दिया, उसको नहीं बनाया भी था, लेकिन प्रताप को धन्यवाद दी। और फिर बताते हैं इनका राज्याभिषेक 28 फरवरी को होता है, यानी अपने वैलेंटाइन के आसपास होता है, 28 फरवरी 1572 इनका राज्याभिषेक हो जाता है। इस तरीके की जानकारी थी। और सेकेंडली बता दीजिए इनकी किताबें विश्व प्रकृति। ठीक है, तो क्या क्या बताते हैं इसमें अपन हल्की हल्की जानकारी बता देते हैं। इनका जन्म कब होता है, 9 मई 1540 को इनका जन्म होता है। 1540 क्या कब होता है इनका जन्म, 1540 में होता है ना, हाँ 1540 में। और बस और क्या बता देते, माता पिता का नाम देखो, जयवंता है, जयवंता, फिर जगमाल और राज्याभिषेक वगैरह देख लेते, इसी के साथ देख लेते हैं, है ना। तो राज्याभिषेक होता है 28 फेब 1572 को राज्याभिषेक हो गया था। ठीक है, तो ये तो सारा इनका व्यक्तित्व था। कृतित्व में एक चीज आती है, विश्व वल्लभ, एक किताब लिखी इन्होंने विश्व वल्लभ के नाम से। इतना ही आता है, कृषि पर होम पे बेस्ड थी। बस इतनी जानकारी बता के बारे में। बच्चों की बुक है छोटी, 7th की बुक है, तो उस हिसाब से देखना है ना कि इतना बता रहे, इधर पढ़ने को तो बहुत सारा है। हमने कक्षा 10 की बुक में अच्छे खासे से पढ़ा था ना, बहुत सारी जानकारी थी हमने कक्षा 10 की बुक में। तो और कक्षा में चलो 6ठी कक्षा कहने वाली थी मैं, तो पॉइंट नंबर 6 पे आते थे। इसमें अपन क्या पढ़ने वाले, इसमें अपन पढ़ने वाले रायसिंह के बारे में। किसके बारे में, रायसिंह के बारे में। राय सिंह ये कौन थे, रायसिंह कल्याण के बेटे थे। कल्याण कौन थे, बीकानेर के एक शासक है कल्याण, उनके बेटे बन जाते रायसिंह। तो देखो रायसिंह में क्या पढ़ते अपन, देखो रायसिंह में अपन हल्की हल्की जानकारी देखते हैं। इनका समयकाल बता देते पहले। तो रायसिंह का समयकाल 1612 तक, और शुरुआत कहाँ से होती है, 1574 से 1612 तक। ये तुम रोज रोज मुझे 2-4 राय मत दिया करो, राय चंद्र बने 2-4 ध्यान रखना, बस थोड़ा सा अटका रहना माइंड में, कहीं ना कहीं थोड़ा सा लटक जाना चाहिए कि हाँ ये बात है ना, अटक जाना चाहिए, बस इतना ध्यान रखोगे ना, बाकी चीजें अपने आप ध्यान, सब कुछ याद रखने की कोशिश मत कराओ। जनरली क्या तो देखो थोड़ा सा कोरिलेट करके बताऊं, जब अपन बहुत ज्यादा मेकअप कर लेता ना, यहाँ भी पहन लिया, यहाँ भी पहन लिया, यहाँ भी पहन लिया, यहाँ भी पहन लिया, तो वो सुंदर लगेगा कैसे, कुछ मिस रखोगे तभी तो उसकी सुंदरता उभर के आएगी ना। अगर सब जगह फुलफिल कर लिया तो अगर आपको देखो, ये थोड़ा सा वियर्ड एग्जांपल हो जाएगा, लेकिन चलो बता देती हूँ। अगर आपको मान लो आप ब्रश कर रहे हो, आपको कुल्ला करना है, ठीक है, समझ रहे हो आप, तो आप पूरा ही मुंह भर लोगे तो आप उसको मुंह कैसे कर पाओगे, थोड़ा सा स्पेस रखोगे तभी तो आप अपना काम निकाल पाओगे ना, अपना काम बना पाओगे। तो चीजों को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग तरीके से देखेंगे ना,
तो चीजें क्लियर कर दिखती है, फिर परेशानी नहीं होती जिंदगी में, फिर परेशानी जिंदगी आसान लगने लगती है। अगर चीजों का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताओ, थोड़ा सा क्या वाय बताओ ना, तो चीजें आसान लगने लगती। फिर कोई भी समस्या अपने को प्रताड़ित नहीं कर पाती, बस परेशान नहीं कर पाती, क्योंकि समस्या क्या है, अपॉर्चुनिटी समस्या। जब आपके सामने कुछ चीज आती है देखना, आप और अच्छे से उभरते हो। यानी देखो ये एग्जांपल हमें बहुत ज्यादा बड़े लगते हैं कि जब तक तपता नहीं है, लोहा तपता नहीं है, तब तक वो मतलब कि मजबूत नहीं हो सकता, और कुंदन नहीं बन सकता जब तक भट्टी में ना तपे। तो ये एग्जांपल हमें बहुत ज्यादा बड़े लगते हैं, तो हम कोरिलेट नहीं कर पाते। इस वजह से थोड़ा बेसिक एग्जांपल बताते ना, बहुत जल्दी कोरिलेट कर लेते। आप महाराणा प्रताप से अपने आप को कंपेयर करोगे ना, तो आप इतना उनसे अटैचमेंट फील कर ही नहीं पाओगे। इतना बड़ा एग्जांपल है। अपने आसपास का कहीं देखो ना, अपने आसपास का एग्जांपल हो, जस्ट पास के घर का, अरे यार वो भी तो रोज जिम जा रहा है ना, तो वो मोटिवेशन मिल जाता है। और वो भी तो रोज पढ़ रहा है, तो मोटिवेशन मिल जाता है। कोई बहुत ज्यादा सुभाष चंद्र बोस, नेता सुभाष चंद्र बोस का इतने पढ़ते आईएएस बन गए थे उस जमाने में, सिविल सर्वेंट बन गए। आसपास कोई बन जाए ना, तो देखो कितना मोटिवेशन होता है ना। तो थोड़ा सा चीजों को समझते हुए जिंदगी को आसान करते हो जाएगा। तो ये अपने रायसेन के बारे में बताते। और क्या बताते हैं रायसेन के बारे में, क्या जानकारी होती है? ये वो व्यक्ति होते हैं जो अच्छे से काम करते हैं। जूनागढ़ का दुर्ग बना देते, वहां रायसेन प्रशस्ति बीकानेर का दुर्ग इन्होंने नहीं बना। और इसके अलावा किताबें लिखते हैं, ज्योतिष ग्रंथ के ऊपर किताबें लिखते थे। देखो ज्योतिष उस समय भी मानते थे, ज्योतिष ग्रंथ के ऊपर किताबें लिखते थे, उस समय तो ऐसे मानते थे। और फिर एक अलग काम और करते हैं, अलग अलग अभियानों पर जाते हैं। बेसिकली मुगलों ने इनको अभियानों भेजा था, चेक करते हैं इनको कि अभियानों पर जाओ, देखो तुम कैसा प्रदर्शन करते हो। उस बाद इनको महाराजा की उपाधि दी थी, मतलब मुगलों के द्वारा। फिर इन्होंने मोटिवेटर को जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। वहां का शासक तो बीकानेर का राजा मुगलों ने तो बनाया था इनको 1572 के आसपास, और 1574 के आसपास। 1572 में पहले जोधपुर दिया था इनको, उससे पहले काबुल, कंधार, गुजरात भेजा था इनको। इस तरीके की इनकी पूरे जीवन की दास्तां होती है। तो ये कहाँ गए थे? देखो रायसेन। देखो जन्म कब होता है? 20 जुलाई, यानी जब आप स्कूल जा रहे होते हैं ना, तब इनका जन्म होता है। 20 जुलाई कब होता है? 20 जुलाई 1541 में, मिड में, लगभग 1541 में इनका जन्म हो जाता है। देन बताते हैं क्या क्या अच्छे काम करते हैं इन्होंने, क्या क्या अच्छे काम करे। सबसे पहले कुछ अभियानों पर जाते हैं, काबुल, कंधार और गुजरात, इन 3 अभियानों पर गए। उसके बाद बीकानेर के जब शासक बने ना, तो जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। जूनागढ़ दुर्ग देखो अपन 10 मिनट रिवाइज भी करेंगे तो फटाफट से लिख लेते हैं ना, अपन फटाफट से पढ़ लेते हैं। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण भी कराते हैं। और क्या कराते हैं? एक जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया, और एक वहां पे रायसेन प्रशस्ति, उसके अंदर रायसेन प्रशस्ति, सूरजपोल दरवाजे पर लिखा है रायसेन प्रशस्ति। इधर उधर जयमल पत्ता और जयमल और पत्ता की मूर्तियां भी लगी उस सूरजपोल दरवाजे के इधर उधर। बाकी उसके ऊपर प्रशस्ति किसने लगवाई थी? जयमल पत्ता है उनकी मूर्तियां, और अपने इन्होंने ही तो लगवाई थी, और रायसेन ने भी लगवाई थी। हाँ, इन्होंने ही लगवाई थी। तो ये रायसेन, ये बस इनकी जूनागढ़ दुर्ग बना है, रायसेन प्रशस्ति। और इसके साथ क्या करते हैं? इसके साथ कुछ एक आधा काम करते हैं, जैसे कि ये कुछ किताबें लिखते हैं। क्या? एक तो रायसिंग महोत्सव करके एक ज्योतिष रत्नमाला करते हैं। रायसिंग महोत्सव और एक ज्योतिष रत्नमाला। इसके अलावा ज्योतिष रत्न माला करके किताब लिखते हैं ना। और जूनागढ़ दुर्ग बनाया। और हाँ, इन्होंने अकाल के समय मदद भी करी थी, तो इस वजह से राजपूताना के कर्ण के देवी, कौन कहते हैं इनको? देवी प्रसाद करके एक व्यक्ति होते हैं, देवी मुंशी, देवी कहती है, ध्यान को देवी कहती है। क्या कहती है देवी इनको? राजपूताने का कर्ण। बाकी कलयुग की तो नहीं कर राजपूताने के कर्ण के नाम से। तो ये बेसिक से काम अपने रायसेन के द्वारा हो जाता है। तो ये हम देख लिया प्रताप के बारे में। रायसेन क्या दिखाते हैं? वो प्रताप में हल्का सा देखते हैं, इनका माता पिता वगैरह और थोड़ा सा व्यक्तित्व वगैरह देख लेते हैं। दूसरी बार में इनका कृतित्व देखते हैं। रायसेन के बारे में क्या देखते हैं? देखो जन्म वगैरह तो देखना ही है, सिंपल सी बात है। कल्याण के बेटे, ठीक है। ये अपने कल्याण कौन है? तो अपने जो बीकानेर है ना, उनके राठौड़ों में एक राजा था कल्याण। बाद में क्या देखते हैं? बाद में देखते हैं कि अलग अलग अभियानों पर भेजे गए, वहां से आए तो जूनागढ़ के राजा बन जाते हैं। तो जूनागढ़ के राजा बन गए तो वहाँ प्रशस्ति वगैरह अच्छा काम करवाए इन्होंने, अच्छा काम करवाए। किताबें भी लिखते हैं ये, और कुछ दान वगैरह का काम भी करता है। अकाल के समय मदद हेल्प वगैरह भी करती है, तो राजपूताना के कारण के नाम से जाना जाता है। ये कुछ 3-4 अच्छे काम होती है अपने रायसेन की। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन देखते हैं के बाद। अभी क्या देख लेते हैं? फटाक से देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या देखने वाले थे? अब मिर्जा रजीस्टर पढ़ेंगे, जिनका जीवनकाल पूरे 3 शासकों के इर्द गिर्द घूमता है। वो अपने सलीम का बेटा शाहजहां, जो अपने आगरा के इसका निर्माण कर देता है, ताजमहल का मुमताज के लिए, वही। उसके बाद औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब वही जो धर्म एकदम धार्मिक, कट्टर, धार्मिक क्यों कहें? कट्टर का है ना, कट्टर। अपने धर्म को बहुत रिजिडली मानना, दूसरों के धर्म को अनदेखा करना, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को बिल्कुल ध्यान नहीं देना। मैं सही हूँ, बाकी सारी दुनिया गलत है। मैं सही हूँ, बाकी सारी दुनिया, मेरा धर्म सही, बाकी सारी दुनिया गलत है। इसको कहते हैं कट्टरपंथी। मेरा धर्म तो अच्छा ही, लेकिन मैं दूसरों के धर्म का आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, समझता हूँ उनके धर्म को। ये है धार्मिक पन। कट्टरपंथी धार्मिक पन नहीं। कट्टरपंथी आपके धार्मिक पन की इंसल्ट है, ठीक है।
तो क्या देखते हैं अपन, हल्की हल्की जानकारी देते हैं किसके बारे में, तो अपन पढ़ेंगे मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में। और इधर देख लिए 6 देख लिए ना, तो 7 मिर्जा राजा जयसिंह, इसके साथ अपन जसवंत को भी पढ़ लेंगे, मिर्जा राजा जयसिंह। इनका समय काल क्या होता है, 1621 से 1677 तक, पूरा जीवन 77, पूरा जीवन है ना इनका 2-3 राजाओं के आसपास गुजर गया। कौन कौन से, एक तो है अपने जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। क्या होता है कि जिसे राजा बने ना औरंगजेब, तो इनको जहांगीर के द्वारा गुजरात में भेजा कि जाओ मलिक अकबर को जीत के आओ, गुजरात के अहमदाबाद में। और शाहजहां ने इनको मिर्जा राजा उपाधि दी थी 1639 के आसपास। देखो ये अपने 39 के आसपास इनको उपाधि मिलती। औरंगजेब इनको दक्षिण में भेजते, शिवाजी के विरुद्ध भेजते, मिर्जा राजा जयसिंह को, हाँ शिवाजी के विरुद्ध भेजते। जहांगीर के द्वारा देखो कहाँ भेजा है, गुजरात अहमदाबाद, मेनली गुजरात के अहमदाबाद को इलाका है वहाँ, अहमदाबाद वही अपने जेठालाल वाला, ठीक है। और फिर अपन देखते हैं कि बेसिकली इनके द्वारा किसको, अमीर अली के विरुद्ध, इसका समय भी गिवन है, अमीर अली के विरुद्ध यहाँ तो नहीं गिवन है, लेकिन कुछ 29 में भेजते हैं ना, अपने पहले पढ़ा था। शाहजहां के बारे में इनके द्वारा 39 में मिर्जा राजा, देन औरंगजेब इनको दक्षिण में भेजते हैं, इसके शिवाजी के विरुद्ध। यही व्यक्ति कहते हैं मैं शिवा को व्रत के केंद्र की तरफ घेर लूंगा, है ना। अफजल खान तो किस्सा यहाँ सुनता है, लेकिन शिवा को व्रत के केंद्र की तरफ, बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे, बहुत स्मार्ट माने जाते हैं इतिहास में, बहुत चतुर माने जाते हैं। देन हाँ, और इनके दरबारी कवि बहुत, बिहारी, इनके दरबार में 2 महत्वपूर्ण हीरे मोती थे, मतलब की रत्न थे। कौन, एक तो बिहारी और एक रायसिंह, बिहारी और रायसिंह। बिहारी के द्वारा तो बिहारी सबसे लिखी जाती है, कब लिखी, बिहारी सबसे कब लिखी, 1662 में। और फिर रायसिंह के द्वारा बेसिकली एक रचना लिखी जाती है, जयसिंह चरित्र, क्या इन्हीं के नाम से, जयसिंह चरित्र के नाम से, बस इतना ही बताते हैं अपन मिर्जा राजा सिंह। उसके बाद पढ़ेंगे अपन जसवंत सिंह, किसके बारे में, जसवंत सिंह के बारे में क्या पढ़ेंगे अपन, जसवंत सिंह में अपन देखो थोड़ा सा जन्म वगैरह, इनका पूरा जीवन 2 राजाओं में उलझ गया, एक तो शाहजहां और एक इनके बेटे के बेटे शाहजहां और औरंगजेब, ठीक है बेटा बेटी ध्यान मत रखो, शाहजहां और औरंगजेब। जसवंत सिंह का समय काल क्या माना जाता है, समय काल मानते हैं इसका, देखो 1626 में पैदा होते हैं बुरहानपुर में, लेकिन जन्म समय काल मानते हैं इनका 1638 से लगा करके जो 1778 1638 से लगा करके जो 1778 में जमरूद में कुछ अपने ना कंधार में इनकी मृत्यु हो जाती है। अरे जसवंत सिंह के जमरूद में होते हैं, जमरूद में इनकी मृत्यु होती है। तभी तो इनके बेटे अजीत होते हैं। फिर दुर्गादास इनके लिए पूरी ताम्र लड़ते रहते हैं औरंगजेब से कि अजीत को राजा बनाओ, फिर बनता भी है अजीत, लेकिन चलो बहुत ज्यादा अंदर से मतलब कहना चाहती हूँ। जसवंत सिंह आ जाते हैं तो क्या बताते हैं इनके बारे में, देखो जसवंत सिंह का जो पूरा जीवन है 2 राजा उलझ कर ले जाते हैं। 1626 में बुरहानपुर में इनका जन्म होता है और गज सिंह की मृत्यु हो जाती है, तो ये राजा बनते, पिता गज सिंह है। तो 1626 बुरहानपुर गज सिंह, ये हल्की सी थोड़ा सा जीवन पर से। एक शाहजहां, उत्तराधिकारी युद्ध होता है, धर्म दोराई का युद्ध, शाहजहां और औरंगजेब, इन दोनों के बीच में जब युद्ध हुआ ना, फाइटिंग हुई ना, तो पहले तो शाहजहां के साथ थे, क्योंकि इन्होंने तो इनको महाराजा की उपाधि दी थी, इन्होंने दी थी, इस वजह से महाराजा की उपाधि इन्होंने दी थी, इस वजह से इनके साथ थी, है ना। और औरंगजेब के बाद में ना ये मतलब कि अपने एक आमेर के एक राजा थे जयसिंह, यही होंगे अपने आमेर के एक राजा थे जयसिंह और सवाई जयसिंह, आमेर के राजा जयसिंह के कहने पर बाद में औरंगजेब के साथ चले गए। औरंगाबाद के पास में ही है जसवंतपुरा का भी निर्माण कर, औरंगाबाद दक्षिण में, जसवंत औरंगाबाद के निकट जसवंतपुरा का निर्माण भी करा देते हैं। और इनकी कुछ रचनाएं होती, क्या, एक तो प्रबोध है, एक चंद्र प्रबोध है, और एक और है ना चंद्रोदय करके कुछ है, और फिर अपने सिद्धांत और भाषा है। तो प्रबोध है, और फिर बताते हैं प्रबोध, और एक और भाषा भूषण, फिर सिद्धांत, एक तो है सिद्धांत प्रबोध, सिद्धांत भाषा भूषण, और एक चंद्रोदय करके, आनंद चंद्रोदय, प्रबोध और आनंद चंद्रोदय, प्रबोध चंद्रोदय और आनंद प्रबोध
चंद्रोदय, और प्रबोध चंद्रोदय, और एक आनंद करके है, आनंद प्रकाश, आनंद प्रकाश, ये रचना होती है। और आनंद देखो नाम है तो है, आनंद है, कोई कोई प्रबोध है, तो आनंद प्रकाश, प्रबोध चंद्रोदय, ठीक है। आनंद वही तो आनंद प्रकाश है, प्रबोध चंद्रोदय एक सिद्धांत है, और एक सिद्धांत के साथ भाषा भूषण है, एक सिद्धांत, सिद्धांत के साथ कुछ और भी है, और भाषा भूषण मतलब भाषा के सिद्धांत, और ये दो नाम है, थोड़ा सा ध्यान रखो जो, बस इतना ही। तो कुछ 4 रचना होती है आनंद प्रकाश, प्रबोध चंद्रोदय, और इसके साथ अपने सिद्धांत और भाषा, है ना, सैद्धांतिक भाषा और दो नाम आने हैं। इस तरीके से चीजों को अटकाना है, याद रखना है। तो ये हमने देखा दो राजों पर, जिंदगी खत्म कर देते हैं इन तीनों में उलझ करके, ठीक है। बाकी इनके दरबारी का भी बताते हैं। ये जो होते हैं दोनों में उलझ जाते हैं, किसका साधु किसका साधु, अपने दोराई के युद्ध में। और जो अपने उत्तराधिकारी युद्ध था, एक जयसिंह होते हैं, वो कहते हैं आप ऐसा करो, आमेर का राजा था जयसिंह, वो कहते औरंगजेब को, पहले तो इनके साथ थे, सपोर्ट थे, इनके सपोर्ट में थे, महाराज जी को उपाधि नहीं तो सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन बाद में इनकी सपोर्ट में चलेंगे। कोई राजा था मैं जयसिंह आमेर का, उनकी है, इतना बताते हैं। बाकी इन्होंने 4 रचनाएं लिखी, मैं थोड़ा सा क्लियर बता दूं तो आपको पता नहीं चला होगा। आनंद प्रकाश करके, आनंद प्रकाश करके, और बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, हाँ बस क्लियर लिखने की जरूरत है, आनंद प्रकाश, और प्रबोध चंद्रोदय, प्रबोध चंद्रोदय, बीच में सिद्धांत और भाषा, सैद्धांतिक भाषा, यानी कि बहुत गढ़ी हुई भाषा, सिद्धांत और भाषा करके, भाषा भूषण है, और सिद्धांत करके थोड़ा सा और यहाँ कुछ आता है, सिद्धांत 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 देखो सिद्धांत करके कुछ आता है हल्का सा ना, बस हल्का सा कुछ है, 1-2 शब्द होते सिद्धांत करके। तो ये कुछ हमने 2 राजा के बारे में पढ़ लिया। अब क्या पढ़ेंगे अपन, फटाक से देख लेते हैं। अब पढ़ने वाले अपन राय सिंह के बारे में, राज सिंह के बारे में, और मिर्जा जय सिंह, और लास्ट में अपन थोड़ा सा सूरजमल के बारे में। तो यही पढ़ेंगे अपन। तो अपन कितने 8 और 9 देख लेना, 7 और 8 देख लेना। अब 9वां कौन है अपने, अब देखने वाले अपन राज सिंह के बारे में। देखो राज सिंह कौन है, मेवाड़ का राजा है। राज सिंह का 1632 से लगाकर जो 1680 तक माना जाता है, ठीक है। और क्या देखते हैं, इतना देखते हैं इनके बारे में। और एक और राजा पढ़ लेंगे अपन राज सिंह, और 10वां पढ़ेंगे अपन, 10वां अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे अपन इसके बाद मिर्जा सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह। फिर अपन सूरजमल को यही खत्म कर देंगे, ठीक है, कर देंगे खत्म। अब हो ही गए तो लास्ट में अपन तीनों पढ़ ही रहते हैं, तो सूरजमल को अपन यही खत्म करेंगे। तो 11वें राजा अपने सूरजमल है। क्या देखते हैं अपन, तो देखो यहाँ अपन देखते हैं जो राज सिंह, चौक लगी क्या, तो देखो राज सिंह के बारे में क्या देखते हैं। ये वो राजा होते हैं जो पहले तो औरंगजेब के सपोर्ट में थे, औरंगजेब ने इनको है ना, औरंगजेब और इनकी अच्छी बनती, देखो क्या कहते हैं कि औरंगजेब और इनकी ठीक ठाक बन रही होती है, लेकिन बाद में औरंगजेब के विरोधी बन जाते हैं। कैसे कैसे बाद में विरोधी बन जाते हैं, कुछ कुछ ऐसा काम करता है औरंगजेब, जैसा कर लगाता रहता है। और किशन सिंह से ये शादी कर लेते हैं औरंगजेब का नजारा होता है, चारुमती से, और इस तरीके काम करता है ना। तो इन दोनों के उत्तराधिकारी में किसी का साथ नहीं देते, राज सिंह जो उत्तराधिकारी दोनों मुगलों में, तो किसी का साथ नहीं दिया, औरंगजेब का भी दिया ना, उसके प्रतिद्वंद का भी दिया। तो ये कुछ कारण होते हैं जो दोनों खफा हो जाते हैं, पहले ठीक ठाक बन रही होती। और फिर क्या होता है कि कुछ कुछ राजसमंद को लेकर इनका जिक्र है, राजसमंद और उदयपुर के साथ इनका संबंध है, कैसे है वो देखेंगे। देखो राय सिंह जो बेसिकली जगत सिंह के बेटे हैं, जगत सिंह के औरंगजेब से अच्छी बनती, बाद में अच्छी नहीं बनती। तो बाद में अच्छी नहीं बनती तो कैसे कैसे दिखा, मतलब हमें को कैसे पता चला अच्छी नहीं बन रही। औरंगजेब जिनको लूट रहे, औरंगजेब वृंदावन में मूर्तियों को तोड़ वगैरह रहे थे, मतलब मूर्तियों के साथ ऐसा करते नहीं है मुगल राजा, इसी तरीके से ट्रीट कर रहे थे, मंदिर को तोड़ रहे थे, मूर्तियों को मतलब मूर्तियों के साथ बुरा सलूक कर रहे थे, कभी चुरा के ले जाते, उनके गहने चुरा लेते, इस तरीके से कर रहे थे ना। तब वृंदावन में ऐसी हरकत चल रही थी। तब वृंदावन से गोस्वामी भक्त वृंदावन से मूर्ति उठाकर ले आए थे इससे बचने के लिए, तो उनको पनाह दी थी उन्होंने। तो वृंदावन के गोस्वामियों को, वृंदावन गोस्वामी भक्तों को शरण दी थी। एक तो ये काम करा, मैंने कहा था ना कि दो जिले होंगे, एक तो राजसमंद और एक उदयपुर, इनसे इनका संबंध है। कैसे, राजसमंद का एक तो इलाका है सिहाड़ का, सिहाड़ नाथद्वारा प्रॉपर, सिहाड़ और प्रॉपर होता होगा मतलब सिहाड़ प्रॉपर और नाथद्वारा। और फिर अपने राजसमंद, इसमें क्या करते हैं, श्रीनाथ जी की इसमें क्या करते हैं, जो श्रीनाथ जी ना उनकी मूर्ति स्थापित करते हैं। उदयपुर का एक इलाका आता है अपने राजसमंद, एक तो ये इलाका हो गया, और एक और अपने राजसमंद का एक और इलाका होता है, एक तो ये हो गया अपने सिहाड़ उदयपुर, और एक और राजसमंद में राजसमंद झील में लगाते हैं कांकरोली। कौन सा होता है, एक तो कांकरोली, इसमें मूर्ति लगाते हैं द्वारिकाधीश की। यहाँ प्रॉपर स्थान बता दिया, यहाँ मूर्ति किसके लगाते हैं, द्वारिकाधीश की, ठीक है, ध्यान रखना। और इसी कांकरोली में इन्होंने क्या करा था, एक और काम राजसमंद झील भी बनाई थी, एक और काम क्या है, राजसमंद झील भी बनाई थी, ठीक है। राजसमंद झील और द्वारिकाधीश ये 2 काम करते हैं। राजसमंद झील कौन सी, जिसको रणछोड़ दास भट्टाचार्य ने बनवाया।
ये झील 25 बड़े शिलालेखों पर बनाई गई है और ये झील राजस्थान की झील क्या, सॉरी प्रशस्ति, ये प्रशस्ति अपने भारत की सबसे बड़ी प्रशस्ति। इतनी विशेषता है अपने राज प्रशस्ति के साथ जो ध्यान रखना। 25 बड़े बड़े काले खंडों, काले शिलालेखों को बनाए रणछोड़ दास गद्दारी ने बनाए। भारत की सबसे बड़ी प्रशस्ति में से एक है। तो ये कुछ काम करवाते हैं अपने राजसमंद में, 2 स्थानों पर, प्रॉपर 2 स्थानों पर ये कुछ 2 काम करवाए है ना। और उदयपुर में क्या करते हैं, उदयपुर का जो जगत उदयपुर का स्थान है ना, वहां पर भी मूर्ति स्थापित करवाए। वहां पर अंबा जी की मूर्ति, अंबिका जी, अंबा माता मूर्ति, क्या अंबा माता मूर्ति, तो ये इन्होंने काम करा है। ठीक है, बस इतना सा बताते हैं इनके बारे में। अब देखो सवाई जय सिंह ने क्या करा। सवाई जय सिंह के जीवन से जुड़ी हुई कुछ कितनी महत्वपूर्ण बातें, कुछ 4 से 5 महत्वपूर्ण बातें इनके जीवन के बारे में, ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी, देखो यहाँ पर देख लेते हैं। 4 से 5 महत्वपूर्ण अच्छे काम करे। थोड़ा सा पहले इनको देख लेते हैं इनका समय काल क्या है। समय काल मानते हैं 1699 से जो 1748, वैसे बहुत जगह 1700 भी माना जाता है, 1748 भी मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि 1688 में जन्म हुआ था और 99 में गद्दी को बैठे थे। बहुत जगह अपन 0 मानते हैं, मतलब पूरा 1700 भी मानते हैं। 2-3 अच्छे काम, 4-5 अच्छे काम कर। क्या जयपुर, आमेर से जयपुर राजधानी बनाने वाले व्यक्ति यही तो थे। उसके बाद जडूबूम यानी कि अपने जो जंतर मंतर जो 5 वेद चला है ना, जडूबूम, जयपुर और उज्जैन और बनारस, मथुरा और डी से क्या आएगा, डी से क्या आएगा, दिल्ली। तो ये 5 जगह बनाते हैं ना। इसके अलावा कुछ ग्रंथ लिखे इन्होंने। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण काम क्या करा, ये करा। और जब एक नक्षत्रों की सारणी बनवाते हैं, नक्षत्रों की सारणी बनवाते हैं 1925 में। उसको नाम क्या देते हैं, जीज मोहम्मद, क्योंकि उस समय का राजा था जीज मोहम्मद, अंग्रेजों का, मुगलों का राजा था मोहम्मद, ये इसके नाम पर इसका नाम डाल दिया। इसके अलावा कुछ ग्रंथ लिखे, जैसे कि क्या लिखे ना, जैसे वाय, यही ग्रंथ लिखे, जैसे वाय, जैसे अपने जयसिंह कारिका, उसके एस से सिद्धांत सम्राट और वाय से यंत्रराज। देखो जयसिंह कारिका तो ज्योतिष ग्रंथ है और ये ज्योतिष यंत्रों पर है, ये ज्योतिष ग्रंथ के ऊपर है, ज्योतिष विद्या के ऊपर। और ये जो ज्योतिष ग्रंथ बनाए ना उन्होंने, और कुछ यंत्र बनाए ना, ज्योतिष यंत्रों के ऊपर है, ज्योतिष यंत्रों के ऊपर है। ये नीचे वाले दोनों, ये विद्या के ऊपर। थोड़ा सा अटका लेना कहीं, ताकि चीजें कभी भी है ना, कहीं से भी है तो बता दे, थोड़ा बहुत तो पता होना ही चाहिए हर चीज के बारे में। तो ये बस ये अच्छे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं अपन सूरजमल के बारे में। देखो सूरजमल के बारे में क्या देखना है, कुछ नहीं, इन्होंने खाली अपनी जिंदगी में 3 अच्छे काम करे, लेकिन बहुत ही बढ़िया लेवल के 3 अच्छे काम करे। पिताजी एक्सपायर हो गए, असम में राजा बन गए, अपने किसी की मदद नहीं, ना मुगलों की, ना मराठों की, राजपूतों, किसी की मदद नहीं, अपने टेरिटरी, अपने इलाके को बहुत बढ़ा दिया, राजस्थान से बाहर तक चले जाते हैं। इसके बाद पानीपत के युद्ध में मराठों का साथ देते हैं। इसके बाद इनके दरबारी कवि जो फेमस है, क्या देखना है, पिताजी के माने सूरजमल का समय काल क्या, 58 से 63 तक। क्या, कौन सा 58, 16 में भी 16-58, कौन सा 16-58, हाँ, 15-58 से 15-63, 15 ही है ना, 16-20 इनका जो नहीं, 16-58 से जो 16-63, ये बताते हैं इनके बारे में। और क्या बताते हैं, देखो पिताजी मर गए थे, एक्सपायर हो गए थे, तो इन्होंने अपना किसी की मदद नहीं, मैंने बता दी किसी की नहीं, अपना इलाका कहाँ तक बना दिया। देखो ट्रिक आएगी अपने डीएम, ट्रिक क्या है अपनी कि हाँ जो डीएम है ना वो अपने बीएफ पर गरज रही, कोई मतलब कोई अपने है ना फीमेल से कोई डीएम बन गया, तो हाँ डीएम किस पर, अपने बीएफ पर, हाँ डीएम बीएफ पर गरज रही है, तो क्या देखते हैं, हाँ से हो जाएगा अपने कुछ हाथरस, क्या हो जाएगा, देखो नाम थोड़ा लिख जाते, हाथरस है। उसके बाद ए से क्या हो जाएगा अपने, देखो हाँ से अपने हाथरस वगैरह हो जाएगा। ए से अपने आगरा क्या हो जाएगा, आगरा। उसके बाद डी से क्या हो जाएगा अपने, देखो डी से अपने धौलपुर, और उसके बाद एम से मीरपुर, नाम छोटे छोटे लिखते बोलते जा रहे। और बी से क्या हो जाएगा अपने, और बी से क्या हो जाएगा, देखो बी से विनाय नहीं, बी से अरे बी से क्या होता है, देखो अपने बनारस, क्या होता है बनारस। एफ से क्या हो जाता है, फर्रुखनगर, फर्रुखनगर, ठीक है। इसके बाद बी से फर्रुखनगर और जी से देखो गाजियाबाद, आर से रोहतक,
और जे से अपने कुछ गाजियाबाद है, और जे से अपने लास्ट में अपन जे से क्या देखते हैं, जे देखो जे से आता है एक अपने गाजियाबाद है, रोहतक है, एक और नाम होता है, देखो जे से थोड़ा सा वो छूट रहा है, बस फिनिश हो गया। उसका दो दरबारी कोई, देखो पानीपत में किसका साथ दिया मैं देखती हूँ ना, बस पानीपत में मराठों का, और लास्ट में अखिराज प्लस सूदन, ये इनके दरबारी के होते हैं, प्रसिद्ध दरबारी के होते हैं। अब देखो जैसे क्या आता है अपने देखो अपने मीरपुर है, और रोहतक है, झज्जर है, गाजियाबाद है, और जैसे देखो मैंने माइंड में शायद वो लॉक कर लिया, मैंने इतनी बार सोचा ना कि क्या है तो मैंने उसको लॉक करा। तो इससे क्या होता है, चीजें लॉक होती है, अगर आप बहुत ज्यादा उस पर सोचने की कोशिश करें तो आप उस पर सोच नहीं रहे, उसको लॉक कर रहे हो बहुत ज्यादा, उस पर फोर्स डाल करके, है ना। अगर हम कहें कि नहीं मुझे तो काम करना ही तो आपका माइंड उस पर लॉक हो रहा है बहुत ज्यादा। अगर आप कहोगे नहीं मुझे रोटी गोल बनानी, तो आप माइंड को क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि शायद आप गोल नहीं बना पा रहे हो, कहीं ना कहीं आप गोल नहीं बना पाए, तो एक डीप मैसेज आता है। तो देखो अभी मैं थोड़ा सा रिलैक्स रखती हूँ, ठीक है, मैं आपको कल बता दूंगी। यहाँ पे कुछ एक और नाम है अपना जैसे, ठीक है, जैसे। और अब क्या देखने वाले अपन, तो जिला है, देखो जिला है तो नहीं, चलो ठीक है, मैं बहुत ज्यादा उसी में जारी पालू। अब थोड़ा सा अपने 5 मिनट बचे, फटाफट से अपन चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या क्या देखा, बहुत डेप्थ में नहीं बताऊंगी, खाली नाम मतलब ध्यान रखेंगे अपन। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया मैंने, 2 जगह क्वेश्चन मार्क लगाए आज। और हाँ, नहरों में मैंने शायद कल सीमांत इलाका नहीं बताया था, नहरों में सीमांत इलाका भी आता है, वही अपने शुरुआत से शुरू करो। गंगानगर, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसे में ये सीमांत इलाके भी होते हैं नहरों में। और जयपुर बता दी तो ध्यान रखना, जे मैंने बताया था ना, तो J2 ट्रिप थी तो अपने जोधपुर और जालोर वगैरह है। और एक अपने सरसों में है ना, सरसों में मैंने ए से अलवर और भरतपुर, अलवर और अजमेर दोनों बता दी, तो सिर्फ अलवर है, अजमेर नहीं है। जो बच्चे कंटिन्यू देख रहे हैं उनको पता चल रहा हो, और कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता चला कोई दिक्कत नहीं, आप 5 सेशन एंजॉय करो, खत्म होने वाला है जो बेसिकली। फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या देखा, 2-5 मिनट। देखो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज चौहान क्यों प्रसिद्ध है, माता जी ने शासन करा था, और 6 व्यक्ति हैं इनके दरबारी व्यक्ति। और उसके बाद राणा कुंभा, कुंभा के तो बहुत सारी प्रसिद्ध, क्या क्या गिना हुए, कला कलम घटा, बहुत सारे दुर्ग, और कुछ अपने बहुत सारी, अरे वो इनकी उपाधियां तो बताना भूल ही गई, इनको दान गुरु, चाकुरु, हाल गुरु, परम गुरु, राजगुरु, महाराजा और राय रायन, और एक और अपने म से एक महाराज होता है, एक म से 2 होते हैं, एक तो महाराणा और एक महाराजा, एक तो म से महाराणा की उपाधि मिली और राय रायन की उपाधि मिली, तो एक और म से कुछ कहते हैं इनको म से एक और कोई उपाधि आती है, तो ये सारी उपाधि मिलती है। ये तो वही व्यक्ति मैंने बता दिया। अचलगढ़, बोमट, मचारी, शायद दुर्ग बनाते। देन नेक्स्ट अपन देखते हैं सांगा 80 घाव लगे, महत्वपूर्ण यही इनके लिए प्रसिद्ध यही माना जाता है। उसके बाद मालदेव तो शौर्य युद्ध इनका तो पूरा, क्योंकि बहुत सारे युद्ध लड़े, बहुत सारे दुर्ग जीते, और मतलब कि बहुत सरहदें फैलाने का काम करते हैं। उसके बाद अगला मान प्रताप जानते हैं अपन, प्रताप के नाम से कौन वाकिफ नहीं, क्या परिचय की जरूरत है इनको। नेक्स्ट देखते हैं अपन कुछ राय, अपने कल्याण के बेटे राय सिंह के बारे। राय सिंह जो की बेसिकली 2 किताबें लिखते हैं, बीकानेर दुर्ग का निर्माण भी कराते हैं, काबुल कंधार में जाते हैं। उसके बाद मिर्जा जैसे तीनों राजाओं में उलझ करके रह जाते हैं, कुछ ना कुछ, ये इधर भेज रहा है, कोई उपाधि दे रहा है, वही अपने क्रमशः 3। उसके बाद फिर जसवंत सिंह 2 राजाओं में उलझ करके रह गए, इसका साथ दो, बस ये इनके जीवन का एक लाइन बता रहे हैं, हमको ज्यादा पता रहे। उसके बाद ज्यादा समय नहीं बता। देन राय सिंह जो अपने मेवाड़ के है ना, एक राय वाले अपने बीकानेर के ना, राय बीकानेर ले रहे हैं, और राज सिंह अपने मेवाड़ पर। राज सिंह कौन है, अगर औरंगजेब से ठीक ठाक बनती है फिर बाद में बिगड़ जाती है, और अपने उदयपुर राजकुमार कुछ ना कुछ स्थापित कराते हैं, महत्वपूर्ण चीज स्थापित कराते हैं, कुछ ना कुछ करा है इन्होंने इन दोनों जिलों में। उसके बाद अपने सवाई जयसिंह के नाम से कौन वाकिफ नहीं, जयपुर नगर वगैरह बसाया, जेठभूमि यानी 5 विचलों का निर्माण कराया, कुछ ग्रंथ वगैरह लिखे इन्होंने। और इसके साथ ही कुछ का दुका काम, जैसे कि एक आधा काम करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण, हाँ मतलब सवाई जयसिंह की उपाधि ले, एक और कुछ करते हैं, और सवाई जयसिंह की उपाधि वगैरह ले ली, बाकी सब तो डिटेल से देखे चुके अपन पहले। उसके बाद सूरजमल वो राजा है जो पहले तो पानीपत के युद्ध में मराठों को साथ देते हैं, लेकिन खिन्न होकर कैसे आए थे, पिताजी के मरने के बाद बहुत सारा विस्तार करना, आखिर सूदन के दरबारी को मान देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे ऐसे किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।